दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में, जहां हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी ऐड ऑन करेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखा होगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव CUET एंड अदर कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? सो इन सिंपल वर्ड्स, हिस्ट्री क्या है? एक स्टडी ऑफ पास्ट। और ये स्टडी ऑफ पास्ट किसका? ह्यूमंस का। इंसानों का पास्ट पढ़ना ही हिस्ट्री कहलाता है। और किस डायमेंशन में, किस एस्पेक्ट्स में? तो पहला सोशल एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। इन सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन के जो डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट एस्पेक्ट है, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल, इन सभी के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। और फिर चलते हैं कि हिस्ट्री के फादर किनको बोला जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? सो फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग हेरोडोटस को हम लोग फादर कंसिडर किया जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखा था दैट इज हिस्टोरिका, जो कि 500 BC में लिखा गया था। हेरोडोटस जो थे वो एक ग्रीक हिस्टोरियंस थे। ओके, तो यहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चला कि हिस्ट्री क्या है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार इनिशिएटिव लिखा था हिस्ट्री को लिखने का विथ डेट्स, ठीक है। इंडिया में भी हिस्ट्री लिखा जाता था बट वो डेट्स के साथ नहीं लिखा जाता था, बट हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया किसके साथ? डेट के साथ। इस वजह से इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। एक क्वेश्चन है कि ये जो हिस्टोरिका बुक है, क्या इसमें इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। यू कैन कमेंट डाउन कि क्या हिस्टोरिका बुक जिसको हेरोडोटस ने लिखा था उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन है इंडिया के बारे में? दैट इज योर क्वेश्चन। नाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। नाउ इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई करना, हम लोग इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पीरियड। फिर हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर आता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड लास्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो यहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, जहां पे इन तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहां पे सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते थे, लाइक टूल्स जो यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन जो यूज होता था, ये सारा इसमें आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जहां पे आर्कियोलॉजिकल तो है ही, साथ ही साथ यहां पे लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो लिटरेरी सोर्सेज है वो डेसिफर्ड नहीं है। कैसे नहीं है? डेसिफर्ड नहीं है। डेसिफर्ड का मतलब जो पढ़ा नहीं जा सकता है। ओके, देन पीरियड जहां पे हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और वो पढ़े भी जा सकते हैं।
और उसी के बाद हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड को डिवाइड करते हैं एंशिएंट में, मिडाइवल में एंड मॉडर्न में। हम लोग को ये पढ़ना क्यों है अभी? क्योंकि जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, इसी में आता है हमारा IVC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। यही हमारा चैप्टर है, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर का नाम ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीड्स आप माला देखते होंगे, ये जो मोती जैसा रहता है, ठीक है, जिसके बीच में छेद होता है जिससे स्ट्रिंग पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीड्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स एक तरह का होता है, ज्वेलरी होता है। एंड देन बोन्स, हड्डियां, जो हम लोगों को एक्सकेवेशन के दौरान हम लोग को ये मिलता है। खुदाई के दौरान हम लोगों को बहुत सारे ईंटें मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं एंड हड्डियां मिलती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री क्लास 12, और चैप्टर नेम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जिसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे ये एस्टैब्लिश हुआ था ये सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस वैली में जो पहला फर्स्ट साइट था वो कौन था? हड़प्पा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोग पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कैसा था? फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और हम लोग इसमें समझेंगे कि इसका डिस्कवरी कौन किया। सबसे पहला है कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन देता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में? तो एक व्यक्ति थे, दैट इज चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन थे जिन्होंने 1826 में पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। ओके, देन वी हैव अलेक्जेंडर कनिंघम। ही वॉज द जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इस पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई किया और एक्सकेवेशन करने के लिए बोला गया। और एविडेंस कौन प्रोवाइड करते हैं? बर्टन ब्रदर्स 1856 में। नाउ एक्सकेवेशन कौन करते हैं, खुदाई कौन करते हैं? दैट इज डॉक्टर दयाराम सहनी 1921। सो बेसिकली आपको समझना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सकेवेशन कौन किए एंड हु वर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बाकी आप उतना ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, दैट इज टू डिटेल, बट आपको पता होना चाहिए कि पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन या माउंड ऑफ हड़प्पा के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देते हैं? चार्ल्स मैसन इन द ईयर 1826। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर इसका एविडेंस कब मिलता है हम लोगों को, किसके द्वारा दिया जाता है? बर्टन ब्रदर्स के द्वारा। ब्रटन ब्रदर्स के द्वारा इन द ईयर 1856। एंड इसका एक्सकेवेशन, खुदाई कौन करते हैं इस पूरे रीजन का? दैट इज डॉक्टर दयाराम सहनी इन द ईयर 1921। ठीक है, और ये किसके गाइडेंस में वर्क करते हैं? ये किसके द्वारा गाइडेड थे? गाइडेड बाय जॉन मार्शल। ठीक है, ये कुछ नाम जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सकेवेशन, डॉक्टर दयाराम सहनी, और इन द ईयर 1921 अंडर द गाइडेंस ऑफ चार्ल्स
जॉन मार्शल। ओके, अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं कि इसका 3 फेज होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी सिविलाइजेशन का 3 ही फेज हो सकता है। पहला, इसको ऐसे समझेंगे कि एक होता है अर्ली स्टेज, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन वी हैव मैच्योर फेज, जहां पे वो सिविलाइजेशन अपने पीक पे रहता है, मैच्योर फेज, जिसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारा मैच्योर फेज है। उसके बाद जब पीक पे पहुंचेगा उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई भी इंसान होता है, उसका पहला बर्थ, यंग एज, देन वो मैच्योर फेज में आता है, पूरे अपना मैच्योरिटी पूरा एंजॉय करता है, देन वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तो ऐसे ही कोई भी सिविलाइजेशन काम करता है, पहले वो अर्ली स्टेज में होता है, फिर वो मैच्योर होता है, और उसके बाद वो उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा इन 3 फेज को फॉलो करते हैं। नाउ कमिंग टू द चैप्टर, द हड़प्पन सील्स इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ये आप सील्स देख रहे हैं, हड़प्पन सील्स है, इसमें आप देखिएगा कि एक घोड़े जैसा जानवर है और उसके ऊपर एक सिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न। अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन हम लोग बस इस सील के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा जानवर था जो घोड़े की तरह था, और उसका एक सर पे क्या था, सिंग था सीधा, जिसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। ओके, तो इसके सील से हम लोग पता कर सकते हैं कि हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्टिफैक्ट्स था या जो कला था वो बहुत ही अलग था, डिस्टिंक्टिव था, मतलब बहुत ही अलग था और से। और ये बना रहता है किस चीज से, मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। मीन्स ये एक टैल्कम पाउडर वाला जो पत्थर होता है ना, जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, उसको ही हम लोग स्टेटाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उस पत्थर से ये बना हुआ रहता है, और ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, कंटेन्स एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम द स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडेसिफर्ड। और इन सील्स में कुछ एनिमल्स के सिंबल्स बनाए जाते हैं, साइन बनाए जाते हैं, जो आज तक पढ़े नहीं गए हों, अनडेसिफर्ड है। Yet we know a great deal about the lives of the people who live in the region from what they left behind. लेकिन फिर भी हम लोग उस समय के लोगों के लाइफ के बारे में जान सकते हैं जो उन्होंने वहां पे छोड़ के चले गए। जैसे क्या क्या, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। हाउस मतलब घर, पॉट्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन जो बनते थे वो, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, कुछ भी टूल्स यूज किया जाता हो खेती के लिए, पेड़ काटने के लिए, उन सब का, एंड साथ ही साथ सील्स, ठीक है। और ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes changes. Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and maybe even remain so. तो चलिए हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और हम लोगों को इस सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या आर्कियोलॉजिकल मटेरियल हम लोग को मिले और हम लोग उनसे क्या इंफॉर्मेशन निकाल पाए, और कभी कभी ये इंफॉर्मेशन चेंज भी हो जाता था। यही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट बॉक्स इज टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम।
द हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, और मेन वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोला जाता है क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे लोग बस गए थे, और पहला साइट जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, हरप्पन। तो इसलिए हम लोग इसको हरप्पन सिविलाइजेशन बोलना स्टार्ट कर दिए। द टर्म हरप्पा इज ड्राइव फ्रॉम अ प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। सो हरप्पन सिविलाइजेशन आपका वेस्ट पंजाब का रीजन जो अभी के पाकिस्तान में है, वहां का एक पर्टिकुलर एरिया था, वहीं से इसका नाम पड़ा है। The total time span of the civilization ranges from 6000 BC to 1300 BC। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का स्टार्ट होता है, 6000 BCE से लेके कब तक, 1300 BCE। व्हाट इज BCE? दैट इज बिफोर कॉमन एरा। 6000 साल पहले, अभी से लेकर 1300 साल तक। The early phase term as early हड़प्पन, जो अभी हम आप लोगों को बताए थे, आई थिंक, लेट मी चेक कहाँ चला गया, जहां हम लोग अभी बताए थे आपको कि देयर आर 2-3 phases। पहला था अर्ली, फिर मैच्योर, एंड देन लास्टली डिक्लाइन जो होता है पोस्ट। तो अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन या हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये अर्ली सिविलाइजेशन जो है कब से कब तक स्टार्ट होता है, 6000 से लेके 2600 BCE तक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज। मींस अर्ली फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। देन द सेकेंड फेज ऑफ द सिविलाइजेशन टर्म एज मैच्योर फेज, जो कि 2600 से लेके 1900 तक, 2600 से लेके 1900 तक जाना जाता है। इस टाइम पीरियड में ये सिविलाइजेशन अपने पीक पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, ठीक है। जहां पे हम लोग, इसी वजह से हम लोग इसको एक और टर्म देते हैं, दैट इज वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन, मींस शहरी सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 2 टाइमलाइन के बारे में अभी पढ़े, एक अर्ली हड़प्पन से टाइम पीरियड जो कि 6000 से लेके 2600 BCE तक जाता है। फिर मैच्योर फेज जो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2600 से लेके 1900 तक। उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन स्टार्ट अराउंड 1900 BCE। मींस अब ये सिविलाइजेशन जो है वो धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है, 1900 से, ओके। और डिसेंडेंट फेज, जब ये खत्म होना स्टार्ट होता है तो उस फेज को हम लोग डिसेंडेंट फेज बोलते हैं, 1900 से लेके 1300 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हड़प्पन या लेट हड़प्पन टाइम पीरियड, ओके। The distinctive Harappan pottery, bricks, baked and unbaked seals, weights, beads, copper and bronze articles belonging to the Harappan civilization have been found in the region। बहुत सारे अलग अलग तरह के हड़प्पन पोट्री मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ब्रिक्स, कुछ पके हुए बने हैं मिले हैं, और कुछ पके हुए मीन्स होता है आग के द्वारा पकाया गया उसको भट्टी में, और अनबेक्ड जो होता है वो सूरज की गर्मी से जो पकता है, स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग अनबेक्ड बोलते हैं। फिर सील्स हम लोग देखे ही थे, ये होता है मुहर। देन वेट, हम लोग अलग अलग वेट का यूज करते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, वेट है। देन बीड्स, ये सब हमारा क्या है, बीड्स है। देखिए इसके इस साइड में क्या है, छेद है, जिससे हम लोग ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते थे। साथ ही साथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स मिले हैं, इस टाइम पीरियड में हम लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस रीजन, जो हड़प्पन रीजन है, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो अभी के अगर हम लोग देखेंगे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये कुछ रीजन है जो जिसका
एक्सटेंशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये एक्सटेंशन है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान के ये पर्टिकुलर एरिया हो गए अभी के, उस समय तो सारा भारत ही था। देन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब आते हैं ये मैप। नाउ यू कैन सी ये पूरा पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। नाउ इसके एक्सटेंशन को समझते हैं। नाउ हम लोग थोड़ा मैप को ध्यान से देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो ट्रायंगुलर इन शेप था। हड़प्पन का जो साइज था वो कैसा था? ट्रायंगुलर। और इसको देखिएगा तो समथिंग लाइक दैट आपको मिल रहा है। दैट साइज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर इन शेप। ना उसके हम लोग एक्सटेंशन को जानते हैं, जैसे नॉर्थ में क्या था, लास्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद वेस्ट में लास्ट पॉइंट क्या है, ईस्ट में लास्ट पॉइंट क्या है एंड साउथ में लास्ट पॉइंट क्या है। तो नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का मांडा रीजन, यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर का मांडा रीजन, ये नॉर्दर्न पॉइंट है, नॉर्थर्न पॉइंट है। फिर वेस्टर्न साइड में अगर आप देखिएगा तो सुतका गंडौर, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दामाबाद साउथ में दिख रहा है, महाराष्ट्र, चलिए यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा दामाबाद जो है वो महाराष्ट्र का रीजन, दामाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। एंड फिर गंगा एंड यमुना के द्वाब पे आलमगीरपुर, यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे यूपी में आलमगीरपुर, ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स भी होंगे, तो मांडा के पास थे चेनाब रिवर, सुतका गंडौर जो था बलूचिस्तान या हाँ बलूचिस्तान के पास था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो पाकिस्तानी है, तो बलूचिस्तान के पास था। और यहाँ पे दास्क रिवर बहता था, दास्क रिवर। देन वी हैव दामाबाद में आई थिंक परवा रिवर आपका फ्लो करता था। एंड आलमगीरपुर में हिंडन रिवर। ये 4 रिवर हैं जिसके बीच में क्या थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं। आप खुद देख लीजिए कितना सारा रिवर है यहाँ पे, देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है, यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास, ठीक है। ये हमारा 5 जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का रीजन जो है, यहाँ पे हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था, ओके।